हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लेसन के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर था। इसकी एक्सप्लेनेशन सारे इंटेक्स क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बारी है एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पर आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको इन्हें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमें टेम्परेचर गिवन है वो केल्विन में गिवन है। इस के का मतलब है केल्विन, और हमें टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि टेम्परेचर केल्विन में गिवन हो और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो एक सिंपल सा फंडा है कि जो आपको टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, आपने सिंपली उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना, केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देना है। तो अगर मुझे 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 293 माइनस 273 सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा कुछ 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सेल्सियस में कन्वर्ट। सिंपल। सिमिलरली हमें ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। यहां पर भी हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, 470 में से 273 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो आएगा डिग्री सेल्सियस में, तो इट्स 197 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। अब यहां पर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है और आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है उसमें सिंपली 273 ऐड कर देना है। सिंपल, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस, याद कर लो इसे। केल्विन से सेल्सियस में जाओगे तो 273 सब्ट्रैक्ट करना, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करना है। समझ आ गई हमें ये चीज। तो मुझे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, 25 में 273 ऐड कर दूंगी, तो आंसर आएगा ऐड करके 298, और ये आएगा केल्विन में। सिंपल। इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही करना है, यहां पर भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैं 373 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दूंगी, ऐड करके आएगा 646, और ये होगा केल्विन। बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप फ्री के मार्क्स ले जा सकते हो। एक एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे और ये एकदम मुफ्त के मार्क्स हैं। सिर्फ एक चीज को दिमाग में बिठाओ, केल्विन से सेल्सियस सब्ट्रैक्ट 273, डिग्री सेल्सियस से केल्विन ऐड 273। वेरी सिंपल। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सो क्वेश्चन इज, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, आपको इनके रीजन बताने कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला है कि नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नैफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, जब आप सर्दियों के कपड़े बॉक्सेस में भर के रखते हो ना, सर्दियों का सीजन जब चला जाता है, उसमें जो व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां डालते हो वो है नैफ्थलीन बॉल्स। तो सवाल है कि नैफ्थलीन बॉल्स टाइम के साथ गायब हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा, वो छोटी छोटी होती जाती हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। नैफ्थलीन बॉल्स में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सब्लिमेशन। नैफ्थलीन बॉल्स सबलाइम, दे डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड। नैफ्थलीन बॉल्स सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती हैं। पता है ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि नैफ्थलीन बॉल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स का नाम होता है वीक वैन डर वाल फोर्स। इसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्स होने के कारण नैफ्थलीन बॉल्स सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वजह से वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह रीज़न नहीं लिखना। रीज़न हम यही लिखेंगे क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रोसेस करती हैं। दे सब्लाइम। सो विल राइट हियर बिकॉज दे सब्लाइम एंड डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर स्टेट। सो नैफ्थलीन बॉल्स disappear with time without leaving any solid because they sublime and directly change into vapor state। ठीक है। नैफ्थलीन बॉल्स और कैम्फर मतलब होता है कपूर, जो आप पूजा में इस्तेमाल करते होंगे, वाइट कलर का होता है। तो ये दोनों सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसलिए ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देते। अब हमारा अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का कि वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। वी हैव टू रीजन दिस कि कोई इंसान परफ्यूम लगाता है, आपको बड़े दूर से उसके परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, परफ्यूम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। इसके होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में बहुत बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं और ये जब एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं तो पूरे एयर में परफ्यूम के छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं और इस वजह से हमें दूर तक परफ्यूम की स्मेल आती है। देखो, जो हमारा गरम खाना था ना, उसकी स्मेल भी हमारे तक आ जाती थी, लेकिन ठंडे खाने की नहीं आती थी, क्योंकि गरम खाने के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी मोशन में आते हैं और जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में। इस वजह से हमें गरम खाने की स्मेल आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा है। परफ्यूम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसके पास हाई एनर्जी होती है, तो उसके पार्टिकल्स जल्दी से एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल काफ़ी दूर से भी आ जाती है। तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है कि वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज फास्टर इन एयर। तो हमने उसी चीज़ को अपने शब्दों में लिख दी कि परफ्यूम के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसके कारण से वो जल्दी से एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और हमें परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर से ही आ जाती है। हमें ये चीज़ समझ आ गई। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, ऑक्सीजन एंड शुगर। यहाँ पर हमें 3 सब्सटेंसेस गिवन है, वाटर, ऑक्सीजन और शुगर। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें इन तीनों सब्सटेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे हमें इन सब्सटेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे कम जिनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके भी पार्टिकल्स के बीच में उसे आखिरी में लिखेंगे। यही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, कम से ज़्यादा। तो हमें इन सब्सटेंसेस को अरेंज करना है। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है इन तीनों सब्सटेंसेस में से किसके पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है और गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन, ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद कौन आएगा? वाटर, क्योंकि वाटर लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम वाटर। फिर आखिरी में आएगा शुगर, बिकॉज शुगर इज सॉलिड एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज द हाईएस्ट। हमें ये चीज समझ आ गई। क्वेश्चन बड़ा ही इजी था। सिंपली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हमें सब्सटेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, हमने कर दिया। सबसे पहले ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के बीच में होता है, देन वी हैव लिक्विड, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इस क्वेश्चन में वाटर की स्टेट बतानी है। स्टेट बोले तो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। 3 अलग अलग टेम्परेचर्स गिवन है। इन टेम्परेचर्स पर आपको बताना है कि वाटर कौन सी स्टेट में मौजूद होगा। सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस। देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गई ये बात? अब हम इन तीनों टेम्परेचर्स पर बताएंगे कि वाटर की क्या स्टेट होगी। पहला टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर लिक्विड बनना चालू हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी वाटर लिक्विड ही होता है। 100 के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस 0 और 100 के बीच में लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। ये बात समझ आई आपको? भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस से पहले वो लिक्विड होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जाहिर है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड होगा। हमें ये चीज समझ आ गई? ओके, अब नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की क्या स्टेट होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर सारा सॉलिड मतलब सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, धीरे धीरे करके होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में मौजूद होगा। आइस भी होगी और लिक्विड वाटर भी होगा, क्योंकि आइस जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में वाटर प्रेजेंट होगा। अब सवाल है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी सेम केस है। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? पानी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड और गैसियस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हमें ये चीज समझ आ गई? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ग्रेट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अब हमें इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए 2 रीजंस बताने हैं।
दो स्टेटमेंट्स देनी है जो इस चीज को जस्टिफाई करे कि रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है। तो जब भी वाटर को रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है वो फ्लो कर सकता है, राइट। रूम टेम्परेचर पर वाटर फ्लो करता है, मतलब इसकी जो फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी है वो हमें देखने को मिलती है रूम टेम्परेचर पर। तो ये चीज हमें ये बताती है कि वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर फ्लो करता है। दूसरी चीज, रूम टेम्परेचर पर वाटर का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप एट रूम टेम्परेचर, जो कि दूसरी जस्टिफिकेशन है इस बात का प्रूफ देने के लिए कि वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसे जिस कंटेनर में रखा जाए वो उसी की शेप ले लेता है, वो रिजिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। तो आप इनमें से कोई भी दो रीजंस लिख सकते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू गिव रीजन टू स्टेट दैट एन आयरन एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमें दो कारण बताने हैं जो इस चीज को क्लेरिफाई करें कि आयरन एल्मीरा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। देखो, आयरन एल्मीरा का रूम टेम्परेचर पर फिक्स्ड शेप होता है, राइट। उसका फिक्स्ड साइज होता है, उसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं, और आयरन एल्मीरा रूम टेम्परेचर पर नॉन कंप्रेसिबल होता है। और ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एक सॉलिड की। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि एक आयरन एल्मीरा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। हमें चीज समझ आ गई। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। यहां पर मैं आपको बता दूं 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होती है वो ज्यादा इफेक्टिव है ठंडक देने के लिए एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाई सो? 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस ज्यादा ठंडी क्यों होती है? अगर उसी टेम्परेचर पर वाटर है तो आइस के कंपैरिजन में वो कम कूलिंग देगा, लेकिन आइस ज्यादा क्यों? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड फॉर्म से अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस सॉलिड आइस को लेटेंट हीट की जरूरत होती है इस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, ताकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम ओवरकम कर सकें, उसे हम तोड़ सकें। तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लेटेंट हीट, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो जब हमने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो पार्टिकल्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और वो लिक्विड में चेंज हो गए। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स के पास ज्यादा हीट एनर्जी होती है आइस के कंपैरिजन में। हमें ये चीज समझ आ रही है? हम रिलेट कर पा रहे हैं? तो इसी चीज को हम अपने आंसर में लिख देंगे कि इट विल अब्सॉर्ब एक्स्ट्रा हीट एनर्जी, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, फ्रॉम द एनवायरमेंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू बिकम वाटर। देखो हमने लिख दी ये चीज, इट विल अब्सॉर्ब एक्स्ट्रा हीट एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बिकम वाटर। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, इस वजह से जो सॉलिड आइस होती है इट इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नहीं होती, इस वजह से इसका टेम्परेचर कम होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, क्योंकि लिक्विड के पास एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आ गई। इस वजह से आइस
0 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग देता है हमें। तो अब हम आंसर में लिख देंगे हेंस cooling effect of ice is more because it is not having extra energy, मतलब latent heat। समझ आ गया हमें ये चीज। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8, what produces more severe burns, boiling water और steam? तो सवाल है कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम, इन दोनों में से कौन हमें ज़्यादा सीवियर बर्न्स देगा, कौन हमें ज़्यादा जलाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो देखो, ये मान लो आपका एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है और आप इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, इस पे पार्टिकल्स इवेपोरेट होने लग गए। 100 डिग्री सेल्सियस आते ही होता क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके अपने बीच में जो पार्टिकल वाला बॉन्ड है उससे तोड़कर फ्री हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं इसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट, ये तो आपको पता है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में स्टीम के पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा हीट एनर्जी होती है। इस वजह से जो स्टीम होगी वो हमें ज़्यादा सीवियर बर्न्स देगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। मैंने इस चीज़ को लेसन में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वरना यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। तो हम अपने आंसर को लिखेंगे, स्टीम प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स because it has absorbed extra heat energy, whereas boiling water does not have this extra heat energy। ठीक है, समझ आ गया हमें ये क्वेश्चन। स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न्स देगा हमें क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हीट एनर्जी होती है जो कि वो लेटेंट हीट के फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, 9th क्वेश्चन। So question is, name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state। अब आपको क्या करना है, A, B, C, D, E और F इनके नाम बताने हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर A क्या है, जब भी कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर लिक्विफिकेशन। तो यहां पर ए क्या होगा, मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर लिक्विफिकेशन, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम यही कहते हैं, राइट। तो यहां पर ए क्या होगा, मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर लिक्विफिकेशन। ऐसे ही हमें बी, सी, डी, ई और एफ भी बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बी वहीं पर है, देखो बी लिखा हुआ है कि वो प्रोसेस बताना है जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, तो उस प्रोसेस को हम बी कहते हैं। तो बी क्या होगा, वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। समझ आ गई हमें ये चीज। अब खुद सोचिए कि डी क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, या फिर हम इस प्रोसेस को फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, राइट। हमें ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। याद है आपको, हमने लेसन में पढ़ा था ये कंडेंसेशन।
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। नाउ ई इज व्हाट? यहाँ पर देखिए एरो किधर जा रहा है, ऐसे। मतलब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड से जब कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। दो सबलाइम के एग्जाम्पल याद है आपको? हमने पढ़ा था लेसन में, नैफ्थलीन बॉल्स और कैम्फर, राइट? अच्छा, अब एफ देखिए, एरो किधर जा रहा है? गैस से सॉलिड। तो कोई भी सब्सटेंस जो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? एनसीईआरटी में सब्लिमेशन जहां पर आपने पढ़ा था ना, उसके जस्ट नीचे एक लाइन में लिखा हुआ था ये डिपोजिशन। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो आप इन सभी सवालों के जवाब आसानी से दे पाते। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर लिक्विफिकेशन। कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। कोई भी सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर कोई सब्सटेंस गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे कहते हैं डिपोजिशन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे के सारे खत्म होते हैं फर्स्ट लेसन के, और इसी के साथ हमारा लेसन भी खत्म होता है। फाइनली हमने अपने फर्स्ट लेसन के सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देख ली, सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि पेपर आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हम फोड़ कर आएंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में लेसन को पढ़ा है। ठीक है, इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका मार्क्स लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है, राइट? चलिए, तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में। अगर चीज़ समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम अपना बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन करेंगे, सेल। फिर उसके बाद हम फिजिक्स का एक लेसन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।